ईरान और अमेरिका की जंग में रूस और चीन की एंट्री तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि जंग लेवल 2 तक जा चुकी है। इस जंग का खात्मा ना अमेरिका के बस की बात है और ना ही ईरान चाहता है। इस जंग का खात्मा तभी हो सकता है जब अमेरिकी बादशाहत खत्म हो जाए। तभी तो हाल ही में पुतिन ने कहा था कि जब तक दुनिया में ईरान, रूस और चीन का वजूद है, तब तक खुद को कोई तानाशाह ना समझे। यह कोई लाइन कोई मामूली लाइन नहीं है, यह कोई आम बयान नहीं है। यह लाइन डायरेक्ट रूप से शांति के ठेकेदार मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के लिए था। पहले पुतिन का बयान सुनिए, उसके बाद इस खबर को पूरी तरीके से डिकोड करेंगे। आइए सुनते हैं। तो पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बादशाह समझ बैठे हैं। सीधा निशाना साधा, ट्रंप वैश्विक शासक के तौर पर काम नहीं कर सकते। पुतिन ने कहा ट्रंप की तानाशाही रवैया ठीक नहीं है और जब तक रूस, चीन और ईरान इस दुनिया में मौजूद हैं, तानाशाही तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुतिन ने कहा कि अमेरिका वैश्विक दादागिरी करने की कोशिश न करे। यह बयान एक बहुत बड़ा मैसेज था डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप, आप जो ईरान में कर रहे हैं, आप उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि रूस, चीन और ईरान साथ हैं। तो क्या कहा पुतिन ने? पुतिन ने कहा कि जब तक रूस, चीन और ईरान साथ हैं, तब तक तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका वैश्विक दादागिरी कर रहा है, जो कि हम चलने नहीं देंगे। यानी पुतिन ने अपने एक बयान के जरिए कई निशाने साधे। ट्रंप को निशाने पर लिया, ट्रंप की नीति को निशाने पर लिया, ईरान पर हमले को लेकर आलोचना की और साफ साफ कह दिया कि दादागिरी करने की कोशिश ना करें डोनाल्ड ट्रंप। यानी एक और जहां पुतिन ने ट्रंप को हड़काया, तो दूसरी ओर चीन भी ट्रंप को हड़का रहा है कि मिडिल ईस्ट में घुस रहे हो तो अपने रिस्क पर रहो, क्योंकि यहां अमेरिका के डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पिछले 50 दिनों में आप टाइमलाइन उठाकर देख लीजिए कि इस लड़ाई में किसकी नैया डूबी और किसका बेड़ा पार हुआ है। चीन ने भी कहा कि एशिया में दादागिरी की कोशिश ना करे अमेरिका। अब आपको एक ट्वीट बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तब तब अमेरिका और इजराइल ने एक ही आरोप लगाया कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम के जरिए परमाणु बम बना रहा है। लेकिन सबूत कहां है? इस बात के पुख्ता सबूत ना तो अमेरिका के पास है और ना इजराइल के पास है। यहां तक कि IAEA ने भी इस बात की पुष्टि की कि ईरान ऐसे किसी मकसद पर काम कर नहीं रहा। असली मकसद अमेरिका का यूरेनियम नहीं है। असली मकसद यहां लड़ाई है ईरान चीन की दोस्ती को तोड़ना, या फिर आप तिकड़ी भी ले लीजिए, चीन, रशिया और ईरान को पीछे करना, क्योंकि ये तीनों देश एक साथ हैं और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है। अमेरिका को पता है कोई डायरेक्ट रूस पर अटैक नहीं कर सकता। अमेरिका को पता है डायरेक्ट चाइना पर अटैक नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। इन तीनों मुल्कों के पास बेतहाशा परमाणु हथियार हैं। जंग हुई तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कब हो जाए कोई नहीं जानता। उधर चीन बहुत मजबूत है, हमला किया तो चीन तगड़ा जवाब देगा। चीन की तरफ से एक बयान भी आया था जिसमें चीन के एक अधिकारी ने कहा था कि चीन कभी भी पहला बुलेट फायर नहीं करेगा। यह इंश्योर करता है चीन। लेकिन साथ ही चाइना यह भी इंश्योर करता है कि अगर पहली गोली चली तो आखिरी गोली नहीं चलाने देगा वो दुश्मनों को। यह कहना था वहां के एक अधिकारी का, जो कि अमेरिका के प्रोस्पेक्ट में था। और एशिया से लेकर यूरोप तक इस वक्त ट्रंप घिरे हुए हैं, इसलिए चीन को छूना अमेरिका अभी ठीक नहीं समझ रहा है। तो बचा कौन इस तिकड़ी में? ईरान। ईरान को इसलिए कैप्चर करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो एक तरह से रशिया के करीब पहुंच पाए, जो कैस्पियन सागर है उसको एक्सेस कर पाए, और दूसरी तरफ चीन को जो ऑयल सप्लाई निर्बाध तरीके से ईरान कर रहा है, जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चीन के लिए ऑयल का, उसको कंट्रोल कर लें। इसलिए ईरान पर हमला करो। बाकी जो दोनों देश हैं वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि तैयारी सिर्फ ईरान ने नहीं की थी।
तैयारी चीन और रूस ने भी की थी और नतीजा यह हुआ कि हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए। ईरानी यूरेनियम को हासिल करने को लेकर बहाना बनाया और हमला कर दिया ईरान के ऊपर। लेकिन अमेरिका को पता नहीं था कि पर्दे के पीछे तीनों साथ साथ खेल रहे हैं। रूस चीन पर हमला कर नहीं सकते, इसलिए ईरान को चुना और अब अमेरिका की बत्ती गुल हो चुकी है होर्मुज की खाड़ी में। अमेरिका के इस खेल को चीन और रूस जानते थे और उन दोनों ने मिलकर ईरान को समझाया। उन्होंने कहा कि भाई आप एनरिच्ड यूरेनियम जारी रखो, यानी कि उनके संवर्धन को जारी रखो और अपने हथियार और मिसाइल पर काम करते रहो। जो भी कम ज्यादा होगा, कमी आपूर्ति होगी, वो हम आपको दे देंगे। यही काम ईरान ने किया, खासकर के कब? पिछले 8 महीनों में। 8 महीने का टाइमलाइन भी मैं आपको बताता हूं। 8 महीने का टाइमलाइन है जून 2025 से फरवरी 2026 तक। ईरान ने भरपूर तैयारी की और चीन ने भरपूर मटेरियल दिया और रूस ने भरपूर इंफॉर्मेशन दी और रूस ने भी कई सैन्य उपकरण दिए। और उसकी बदौलत क्या हुआ? जो 8 महीने की तैयारी चली, अमेरिका 50 दिन की जंग में सरेंडर कर गया। ईरान ने कई फाइटर जेट्स गिरा दिए। ईरान ने बहुत ज्यादा नुकसान दिया अमेरिका को। ईरान को एक्सेस नहीं कर पाया, अमेरिका घुस नहीं पाया, रिजीम चेंज नहीं करा पाया, अपने मन मुताबिक सरकार नहीं बनवा पाया, यानी अमेरिका का हमला बेकार हो गया। यह सब कुछ हुआ रूस और चीन के किरदार की वजह से। पर्दे के पीछे वो अपने दोस्त ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग को लड़ रहे थे। संघर्षों के दौरान रूस और चीन ने ईरान को महत्वपूर्ण रणनीतिक और खुफिया मदद भी प्रदान की। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर युद्ध में उतरने से परहेज किया, लेकिन उनकी मदद ने ईरान की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को मजबूती दी। चलिए अब जानते हैं कि जंग के बीच कैसे मदद पहुंचाई गई ईरान को रूस और चीन की तरफ से। तो पहले रूस की सहायता देखते हैं। रूस ने ईरान को सटीक लोकेशन दिए। ईरान ने उन्हीं लोकेशंस का इस्तेमाल किया हमले के लिए। यूएस युद्धपोत और विमानों को नुकसान हुआ। रूस ने ईरान को कई हथियार दिए। ईरान को कई एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया। S-300 भी मुहैया कराया गया। चीन की सहायता देख लीजिए। ईरान को चीन ने तकनीकी और रेडार से मदद किया। मिसाइल बनाने में जो प्रोडक्ट्स लगते हैं उसको भी देने का काम चीन ने किया। याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन चुपके चुपके मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान को मदद कर रहा है। चीन ने ईरान को उन्नत रेडार सिस्टम दिया और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। इससे बैटलफील्ड में ईरान की ताकत काफी बढ़ गई। चीन ने ईरान को मिसाइल फ्यूल दिया, मिसाइल के लिए केमिकल भी दिया, तकनीकी पुर्जों की आपूर्ति निरंतर जारी रखी। ईरान का तेल मुख्य खरीदार है चीन और इस वजह से ईरानी अर्थव्यवस्था को लगातार मदद मिलती रही। अब करेंसी एक्सचेंज तो कर नहीं सकते थे दोनों देश, तो ईरान ने चीन को ऑयल सप्लाई जारी रखी और चीन ने ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बाकी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करना जारी रखा। इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से ईरान की मिलिट्री बहुत ज्यादा ताकतवर होती चली गई और उनके पास ऑलरेडी एक डॉक्ट्रिन था जिस पर वो काम कर रहे थे, मोज़ैक डॉक्ट्रिन। तो मोज़ैक डॉक्ट्रिन और चीन और रूस की हेल्प से एक ऐसा कॉकटेल तैयार हुआ जिसमें अमेरिका फंस गया। मिडिल ईस्ट की क्राइसिस को लेकर वैश्विक हालात पल पल बदल रहे हैं। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। खबर है कि पुतिन की बीजिंग यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति भी चीन का दौरा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पुतिन पहुंच रहे हैं। तो अमेरिका को घेरने की पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है। इसकी पुष्टि तब होती है जब पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने यह बयान दिया। आपको सुनाते हैं। Я могу вам подтвердить, что действительно готовится визит президента Путина в Китай. Китай наш особо привилегированный стратегический партнер. И визит, контакты на высшем уровне готовятся. Мы своевременно вам о сроках этих контактов.
Я могу вам подтвердить, что действительно готовится визит президента Путина в Китай. Китай наш особо привилегированный стратегический партнер. И визит, контакты на высшем уровне готовятся. Мы своевременно вам о сроках этих контактов сообщим. यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीन पहुंच जाएंगे। इस दौरान शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। खबर है कि ट्रंप की भी चीन जाने की प्लानिंग है। व्हाइट हाउस के मुताबिक 13-14 मई को ट्रंप चीन जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा करने को लेकर इंटरेस्टेड होंगे। अगर चीन जाएंगे भी तो क्या मुंह दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि चीन के तेल को अमेरिका ने गल्फ ऑफ ओमान में नेवल ब्लॉकेड लगाकर बंद कर रखा है। वहीं खबर यह भी है कि ट्रंप की यात्रा के बाद पुतिन अपनी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन खबर यह भी है कि पुतिन पहले जा सकते हैं ट्रंप के पहुंचने से पहले। अब ईरान के मुद्दे पर ट्रंप चीन का विरोध कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी और मिसाइल फ्यूल में मदद कर रहा है चीन। और हाल में मामला तब भड़क गया जब ईरानी जहाज चीन से लौट रहा था तो उसके फायरिंग करने के बाद अमेरिकी सेना ने उसे कब्जे में ले लिया। अमेरिका ने दावा किया कि उसके मुताबिक उस जहाज में केमिकल मौजूद था जिसका उपयोग मिसाइल बनाने में किया जाता है, इसे प्लक्टोरेट कहते हैं। उसकी तस्वीरें भी अमेरिकी सेना ने जारी की थी। उधर चीन ने अपने 4 कार्गो प्लेन के जरिए हथियार और कई अन्य चीजें ईरान को पहुंचाई। माना जाता है लास्ट समय में इन्होंने अपना ट्रांसपोंडा भी बंद कर दिया था। यानी अमेरिका के लाख धौंस दिखाने के बावजूद, धमकाने के बावजूद चीन अपनी रणनीति पर चुपचाप काम कर रहा है। चीन ईरान को मदद पहुंचा रहा है। अब खबर है कि अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी है अमेरिका की, तो रूस अपनी स्पेशल फोर्स स्पेसनाज को भेज सकता है। स्पेसनाज रूस की स्पेशल फोर्स है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो यूनिट्स में माना जाता है। अब इसकी खासियत भी आप जान लीजिए, मामला कैसे गंभीर होता जा रहा है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने इसे बनाया था। नेटो, परमाणु हथियार, अमेरिका के मिशन को फेल करना, उनके ऑपरेशंस को टारगेट करना इनका मकसद है। सैन्य खुफिया ऑपरेशंस, राजनीतिक युद्ध के लिए उपयोग, पारंपरिक सैन्य अभियानों के साथ गुप्त ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। जो बहुत लीथल गुप्त ऑपरेशन होते हैं उनके लिए जाते हैं स्पेसनाज। ये सिर्फ एक तरह का मिशन नहीं करते, साइबेरिया जैसी बर्फीली जगहों में सर्वाइवल ट्रेनिंग करते हैं। बिना शोर के काम को खत्म करने में माहिर है और सिर्फ ताकतवर ही नहीं, मानसिक तौर पर बहुत मजबूत माने जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी कोई यूनिट वहां काम कर रही है ऑलरेडी और किसी को कानो कान कोई खबर ही ना हो। इधर चीन की भी प्लानिंग, अगर ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी हुई और ईरान कमजोर हुआ तो चीन रॉकेट फोर्स उतार सकता है। रॉकेट फोर्स चीन की सबसे अहम और गेम चेंजर सैन्य शाखाओं में है, लेकिन वो डायरेक्ट जंग में एंट्री नहीं लेगा, वो ईरान को मदद करेगा। कहते हैं ये रॉकेट फोर्स वही फोर्स है जो चीन के परमाणु और लंबी दूरी के मिसाइल हथियारों को संभालती है। और चीन इसलिए भेजेगा क्योंकि ईरानी एनरिच्ड यूरेनियम और मिसाइल अमेरिकी सैनिकों के हाथ ना लगे, और स्पेशली जो ऑयल ब्लॉकेड किया हुआ अभी तक अमेरिका ने और जिसके लिए अनिश्चितकालीन तक इसे बढ़ाने की चेतावनी दी है, उससे चीन बहुत सफोकेट फील कर रहा है। आईआरजीसी और रूस की फोर्स दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाएगी, इसलिए रॉकेट फोर्स की भी तैनाती हो सकती है। लेकिन रॉकेट फोर्स क्या डायरेक्ट इंटरवीन करेगा, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। इसकी खासियत आप जान लीजिए, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों ताकत है। परमाणु और मिसाइल को सुरक्षित रखने का काम इसे अमेरिकी फोर्स को रोकने के लिए बनाया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने में माहिर हैं, लोकेशन बदलकर दुश्मन पर हमला करते हैं। दूर बैठकर दुश्मन को मारने वाली तकनीक इनके पास मौजूद है। यानी जंग की तैयारी रूस और चीन ने भी कर रखी है। तैयारी भारी है कि अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो फिर मदद का दायरा बढ़ा दिया जाएगा रूस और चीन की तरफ से, क्योंकि ये दोनों देश चाहते हैं कि ईरान का किला कभी ना गिरे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को फतेह ना कर ले। उधर खबर है कि पुतिन ने अपने 2 परमाणु पनडुब्बियों को ओमान की खाड़ी में मोड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका नाकेबंदी कम नहीं कर रहा। रूस पनडुब्बियों के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है ताकि अमेरिका नाकेबंदी हटाए, लेकिन देखना होगा कि इसका असर कितना होता है। उधर चीन में जाकर पुतिन शी जिनपिंग के साथ आगे की रणनीति तैयार करने वाले हैं। खबर है कि फिर से एंटी अमेरिका के खिलाफ रणनीतियों पर काम होगा। एंटी अमेरिका को लेकर ही ईरान पर ट्रंप ने हमले के आदेश दिए थे, लेकिन अब खाड़ी में ट्रंप के साथ
कोई भी देश नहीं बचा है। चीन में जुटान और यूएस के खिलाफ जो प्लान है वो भी समझ लीजिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीन का दौरा करने वाले हैं। दुबई के प्रिंस भी हाल में चीन का दौरा कर चुके हैं। किम जोंग उन भी हाल में शी जिनपिंग से मिल चुके हैं। जर्मनी के चांसलर ने भी चीन का दौरा किया था। यहां तक कि कनाडा के पीएम कीर स्टारमर, माफ कीजिएगा, कनाडा के जो पीएम हैं वो भी चीन का दौरा कर चुके हैं। तुर्कमेनिस्तान के लीडर चीन का दौरा कर चुके हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल चुके हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में दौरा किया था। रूसी विदेश मंत्री और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति भी चीन जा चुके हैं। तो क्या ये पावर शिफ्टिंग आपको नहीं नजर आ रहा? मुझे लगता है कि जो नए ग्लोबल ऑर्डर की बात हो रही है। और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी भी जाकर मुलाकात करके आ चुके हैं। हालांकि वो तब की बात है जब टैरिफ थोपा जा रहा था, लेकिन आगे की रणनीति तो बन रही है। गैलेप का वर्ल्ड सर्वे जो हाल ही में आया उसमें भी अप्रूवल रेटिंग के मामले में चाइना अमेरिका से आगे निकल गया। 36% की अप्रूवल रेटिंग मिली चीन को, जबकि अमेरिका को 31% की अप्रूवल रेटिंग मिली। कुल मिलाकर कई देश चीन की ओर, भारत की ओर रुख कर रहे हैं। कई देशों की नजर अमेरिका से हटकर चीन की ओर जा रही है। उधर अमेरिका चीन पर आरोप लगा रहा है, चीन ही इस जंग में आग लगा रहा है। तो क्या ईरान की जंग में अमेरिका के खिलाफ रूस चीन खुलकर सामने आएंगे? क्योंकि पर्दे के पीछे से वो पहले से ही है। अमेरिका सिर्फ ईरान से लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अमेरिका चीन से भी लड़ रहा है और रशिया से भी लड़ रहा है। लेकिन अगर ये दोनों देश खुलकर आते हैं, जिसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी आए तो फिर तबाही का दायरा बढ़ेगा। क्योंकि चीन भी ईरान को लेकर नरमी बरतने के मूड में नहीं है और ईरान पर पाबंदियों से चीन को बहुत नुकसान होता है। ये चीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अमेरिका मिडिल ईस्ट जंग को खत्म नहीं करता है तो आने वाले दिन में हालात और भयावह हो सकते हैं। हमने आपको बताया था कि जंग में ईरान को चीन कैसे मदद कर रहा है, चीन हथियार कैसे भेजता है और फिर कैसे ये हथियार ईरान तक पहुंचते हैं। अब जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। वर्ल्ड मैप हमने आपके लिए यहां पर सामने लगाया है और इसको अगर आप समझेंगे तो इसमें आपको कैस्पियन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नजर आएगा। ये जो चीन है, चीन माल ट्रांसफर करता है रशिया को और रशिया जो है वो सामान पहुंचाता है कैस्पियन सी में अपने ही बॉर्डर तक। यानी अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट तरीके से रूस, चीन और ईरान आपस में जुड़े हुए हैं। अब आप कहेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये हो गया बॉर्डर आपका चीन का, ये हो गया बॉर्डर आपका रूस का। चीन रूस बॉर्डर यहां पर आप देख लीजिए। उसके बाद सीधे आ जाइए आप यहां पर कैस्पियन सी के बॉर्डर पर। कैस्पियन सी का बॉर्डर तेहरान के पास ईरान में भी लगता है। यानी ये तटीय इलाका जो बॉर्डर है वो तेहरान और रूस का जो बॉर्डर वाला इलाका है कैस्पियन सी में, वो आपस में कनेक्ट होते हैं। बीच में छोटे मोटे देश हैं जैसे कि अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है। असली गेम हो रहा है कैस्पियन सी में और ये सप्लाई जो निर्बाध चलती रहती है क्योंकि यहां पर दखल नहीं है। अब दखल नहीं है अमेरिका का तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी और कौन आएगा? दूर दूर तक कोई नहीं है। टर्की इस जंग से वैसे ही परेशान है। इराक की औकात नहीं, सीरिया की औकात नहीं है। बाकी फिर रह गए मिडिल ईस्ट के देश, वो इतनी दूर तक जाकर यहां कोई ऑपरेशन चला नहीं सकते। अमेरिका नजर तो रखता है लेकिन किस शिप के अंदर क्या जा रहा है वो कैसे पता चले? तो ये मामला यहां से आकर बहुत पेचीदा हो जाता है। और अगर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैम 2 लीजिएगा प्लीज, थैंक यू। अगर ये रूट अमेरिका को ये लड़ाई जीतनी है, जिस लड़ाई में अमेरिका फंसा है, अमेरिका को ये रूट कट ऑफ करना पड़ेगा जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है। और जब तक ये रूट कट ऑफ नहीं होगा, ईरान को सप्लाई कट ऑफ नहीं होगा। और ईरान के लिए भी एक वैकल्पिक रास्ता खुला हुआ है। ईरान अपने सामान कुछ यहां से मंगवा सकता है और कुछ यहां से बाहर भी भेज सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। रशिया और चाइना के जरिए पूरी दुनिया में भेज सकता है, यूरोप में भेज सकता है, एशिया में भेज सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा महंगा है, लंबा है और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है क्योंकि खार्ग जैसा कोई बड़ा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर नहीं है। तो यहां पर अमेरिका को फोकस करने की जरूरत है। लेकिन यहां अमेरिका पहुंचे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है।
कहते हैं हाल ही में 4 कार्गो प्लेन भी भेजे गए चाइना की तरफ से ईरान में। समंदर में अमेरिका ने जहाज को पकड़ा, उसके माध्यम से मिसाइल के कंपोनेंट भेजे जा रहे थे और केमिकल भेजा जा रहा था जिसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी चीन और रशिया जानते हैं दोनों मिलकर कि अगर ईरान को अकेला छोड़ा तो फिर उनके लिए भी खतरे की घंटी बजेगी। और एशिया में अगर अमेरिकी दबदबा फिर से साबित हुआ तो ये एशिया के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। इसलिए पहले यहां से अमेरिका का सफाया जरूरी है और इसी रणनीति पर यह तिकड़ी काम कर रही है। ये जो दोस्ती है वो कायम है। इस पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।